प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं इतिहास विषय के अंतर्गत शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए 1857 के विद्रोह के अंतर्गत विद्रोह के स्वरूप तथा यह विद्रोह क्यों असफल रहा उस पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में 1857 के विद्रोह के कारण, उसके प्रभाव के बारे में चर्चा की। 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अंग्रेजी इतिहासकार, जिसे साम्राज्यवादी इतिहासकार या पाश्चात्य इतिहासकार भी कहा जा सकता है, के अनुसार विद्रोह सिपाही विद्रोह था और असंतुष्ट भारतीय सैनिकों के द्वारा अंग्रेजी सरकार की नीतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप था। जबकि भारतीय इतिहासकार 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हुए इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। अंग्रेजी या पाश्चात्य इतिहासकारों में लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स, एलिया रीज जैसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने मात्र इसे सैनिक विद्रोह कहा। हालांकि कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी अंग्रेजी इतिहासकारों की हाँ में हाँ मिलाने का प्रयास किया, जिसमें दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां प्रमुख थे। सर सैयद अहमद खां, जो विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन पद पर थे, ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, जो 1860 में प्रकाशित हुआ, में 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह माना। लेकिन इनकी यह व्याख्या ठीक नहीं है। यद्यपि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ जरूर हुआ, लेकिन बाद में अधिकांश स्थानों पर जनता ने भी इसमें भाग लिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के 1858-59 ईस्वी के अभियोगों में, ट्रायल्स में हजारों असैनिकों को भी, आम जनता को भी दंडित किया गया था। ब्रिटिश इतिहासकार एलिया रीज के अनुसार 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। इस मत से सहमत होना भी बेहद कठिन है। इसी तरह अन्य पाश्चात्य इतिहासकार टी.आर. होम्स जैसे इतिहासकार ने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी है। इस तरह के विचार अंग्रेज इतिहासकार ही व्यक्त कर सकते हैं। वहीं दूसरे पाश्चात्य इतिहासकार सर जेम्स आउट्रैम और डब्ल्यू. टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया, जो पर्याप्त नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश प्रसिद्ध नेता बेंजामिन डिज़रायली, जो रूढ़िवादी दल के नेता थे, ने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए ब्रिटिश सरकार के इस मत का खंडन किया और कहा कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह था
9 की सिपाही विद्रोह, जिसका अर्थात बेंजामिन डिज़रायली के मत का समर्थन करते हुए एक अन्य भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। दूसरे भारतीय इतिहासकार तथा भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी वी.डी. सावरकर ने 1900 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर भारत की आज़ादी के पश्चात कई भारतीय इतिहासकारों ने इसकी प्रकृति को लेकर चर्चा की, जिनमें सुरेंद्रनाथ सेन, रमेश चंद्र मजूमदार, शशि भूषण चौधरी तथा पूर्ण चंद्र जोशी महत्वपूर्ण थे। एस.एन. सेन जैसे भारतीय इतिहासकार ने 1857 नामक पुस्तक में यह तर्क देते हुए कहा है कि यद्यपि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। भारत सरकार ने आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन सरकारी समिति ने से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, जो पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई, इनके अनुसार अब कि यह विद्रोह तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस प्रकार हम लोग 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर चर्चा किया, जिसमें निष्कर्ष तौर पर हम पहुंचते हैं कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर दो विचारधाराएं थी। एक अंग्रेजी या पाश्चात्य इतिहासकारों का, जिनका मानना था कि यह विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह मात्र था, जबकि भारतीय इतिहासकार जो राष्ट्रीयता से प्रभावित थे, राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, इन्होंने इसे केवल सैनिक विद्रोह तक ही नहीं माना, बल्कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें सैनिकों के साथ साथ भारतीय जनमानस का भी इसमें योगदान किसी न किसी रूप में रहा। बच्चों, अब हम लोग 1857 के विद्रोह के असफलता पर प्रकाश डालेंगे। 1857 का विद्रोह अपने पहले के विद्रोहों से कहीं अधिक विस्तृत और व्यापक था। इस विद्रोह में सैनिक और आम जनता अर्थात असैनिक दोनों वर्गों ने हिस्सा लिया। फिर भी यह विद्रोह असफल रहा तथा इसकी असफलता के कई कारण थे, जैसे विद्रोह का सीमित स्वरूप, देशी नरेशों सामंतों की गद्दारी, योग्य नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव, सीमित संसाधन तथा इस विद्रोह को जन समर्थन का अभाव भी था। 1857 के विद्रोह के असफल होने का कारण था कि यह विद्रोह समय से पहले विस्फोट हो जाने के कारण यह अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सका और यह विद्रोह भारत के कुछ ही भागों में सीमित रहा। अधिकांश क्षेत्रों में शांति बनी रही। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा और दक्षिण भारत में यह क्रांति फैल नहीं पाई थी। अतः अपने सीमित स्वरूप के कारण 1857 का विद्रोह
असफल रहा। 1857 के विद्रोह में बहुत सारे सामंतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सैनिकों का समर्थन किया, उसके हौसला अफजाई किए, लेकिन कुछ सामंतों या देसी नरेशों ने 1857 के विद्रोहियों के साथ गद्दारी भी किया, जैसे पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के सालार जंग, भोपाल की बेगम और नेपाल की एक मंत्री सर जंग बहादुर की स्वामी भक्ति अंग्रेज़ों के साथ थी। अर्थात इन लोगों ने, देसी नरेशों ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। 1857 के विद्रोह के असफल में योग्य नेतृत्व के अभाव एक महत्वपूर्ण कारण रहे, क्योंकि भारत के विभिन्न भागों के विद्रोहियों में कोई तालमेल नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि विद्रोहियों ने वीरता और बहादुरी की भावना से लड़े, लेकिन उनमें योग्य सेनापति के गुण नहीं थे। 1857 के विद्रोह के असफल होने का एक कारण संगठन का अभाव था। 1857 ईस्वी का विद्रोह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के ही प्रारंभ हो गया था। हालांकि क्योंकि पहले 1857 के विद्रोह की तिथि 13 मई निश्चित की गई थी, लेकिन विद्रोह 10 मई को ही हो गया, जिसके कारण यह विद्रोह असफल रहा। 1857 के विद्रोह के असफल में निश्चित उद्देश्य का न होना भी विद्रोह की असफलता का कारण बना। इसमें यह कोई शक नहीं है कि 1857 के विद्रोह में सभी विद्रोहियों ने राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर लड़ रहे थे। भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के कारण विद्रोह किया, इन्हें अंतिम लक्ष्य का पता नहीं था। इसी तरह अन्य विद्रोहियों ने भी विद्रोह किया और इन विद्रोहियों में आपस में कोई सहयोग भी नहीं था। इसके अलावे 1857 के विद्रोह के असफल में सीमित संसाधन भी एक जिम्मेवार कारण माने जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की तुलना में विद्रोहियों के पास संसाधन सीमित थे। जहां भारतीय सैनिक परंपरागत हथियार, भाले और तलवार से युद्ध कर रहे थे, वहीं अंग्रेज सैनिक नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग कर रहे थे। इसके अलावे अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह में आधुनिक संसाधन, रेल, तार, डाक और सामुद्रिक मार्ग का भरपूर लाभ उठाया, जिसके बल पर अपनी सेना एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर भारतीय विद्रोहियों के दमन के लिए भेजी और उसमें वो सफल भी रहा। इसके अलावे हम यह भी पाते हैं कि 1857 के विद्रोह में असफल के कारण जन समर्थन का अभाव भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि इस विद्रोह में शिक्षित भारतीयों ने न तो भाग लिया और न ही उसका समर्थन किया। यहाँ तक कि व्यापारी और शिक्षित वर्ग ने भी इसमें अपनी कोई सहयोग प्रदान नहीं किया। इसके अलावे शिक्षित वर्ग के अलावे 1857 के विद्रोह में कृषक या किसान वर्ग की भी इसमें उपेक्षा रही, क्योंकि 1857 के विद्रोहियों ने एक बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने अपने आंदोलन को राजाओं एवं जमींदारों का आंदोलन बना रखा था। यह जनसाधारण का आंदोलन नहीं बन सका। इसके अलावे अंग्रेज़ों के अनुकूल परिस्थितियां भी
और उसके कुशल नेतृत्व के कारण यह विद्रोह असफल रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय उसकी परिस्थितियां अंग्रेज़ों के अनुकूल थी, क्योंकि इस समय वैश्विक स्तर पर क्रीमिया तथा चीन की लड़ाई का अंत हो चुका था तथा विद्रोहियों को सहायता देने वाला कोई विदेशी शासक भी नहीं था। दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार को नील आउट्रम, लॉरेंस, हैवलॉक, हीरोज, निकोलसन, कैंपबेल जैसे सेनापतियों की सेवाएं प्राप्त हुई, जिन्हें कई युद्ध इससे पूर्व लड़ चुका था और 1857 के विद्रोह में उसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। तो इस प्रकार बच्चों, हम लोग आज 1857 के विद्रोह के स्वरूप और यह विद्रोह क्यों असफल रहा उस पर विस्तार से प्रकाश डाला। पुनः हम लोग कल ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित होंगे। कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। धन्यवाद।